हेलो बच्चों, तो आज मैं लेकर आऊँ लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कुछ डेरिवेशंस। इस चैप्टर के अंदर मेरे ख्याल से आज हम फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितना भी था वो सारा का सारा लॉज थे और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। तो हम पिछली क्लास के अंदर डाइपोल पढ़ चुके हैं। तो डाइपोल हमने जो है डिफाइन किया था। डाइपोल एक हमारे पास सिस्टम है दो चार्जेस का, जिसके अंदर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। मतलब नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल कितना आता है, 0। तो इस डाइपोल के लिए हम इन जनरल दो टाइप की एक्सिस डिफाइन करते हैं। एक जो डाइपोल की एक्सिस है, जो डाइपोल की एक्सिस होती है उसको हम डिफाइन करते हैं क्या, एक्सियल लाइन, ठीक है, या एक्सियल एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सियल लाइन, और जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर, इन दो एक्सेस के ऊपर हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, हमें नेट वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और नेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक वही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो ये डेरिवेशन मान लो या क्वेश्चन मान लो, कुछ भी मान सकते हो दोनों को। और ये आसान टॉपिक है, इनमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। तो जब हम एक्सियल पॉइंट चूज करते हैं तो एक्सियल पॉइंट वो राइट साइड में भी हो सकता है और वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे जब पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो बच्चे दोनों में से कोई भी कर लो, तुम्हारा इशू नहीं है। पर जब तुम बुक्स में देखोगे तो बुक्स में मोस्टली बुक्स के अंदर उन्होंने राइट साइड में ही पॉइंट चूज किया हुआ है। तो उसका वैसे एज सच कोई रीजन तो नहीं है कि उन्होंने राइट में ही पॉइंट क्यों चूज किया। तुम अगर लेफ्ट में चूज करके सोल्व करोगे तो भी तुम्हारा आंसर जो है सेम आएगा। डायरेक्शन जो है तुम्हारी वो थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, तुमने पॉइंट चेंज कर दिया, रेफरेंस पॉइंट तुमने चेंज कर दिया, ठीक है, जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जहां तुम देख रहे हो। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो कोई भी डेरिवेशन करनी हो फिजिक्स के अंदर, एक चीज हम जो कोशिश करते हैं हम ये करते हैं कि हम हमेशा डिफाइन कर देते हैं कि हम डेरिवेशन किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और हम क्या क्या वेरिएबल यूज कर रहे हैं। हमें ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती है, जितना टू द पॉइंट होता है हमें सिर्फ उतना लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने डाइपोल माना है और उस डाइपोल का हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, P होता है। तो एक वो डिफाइन कर देंगे और एक हम ये लिख देंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहाँ पे है और कौन कौन से निकलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहले से लिखा हुआ थोड़ा सा कि मैंने एक डाइपोल मान लिया, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है वो P है, ठीक है। तो P जो है वो वेक्टर फॉर्म के अंदर, अगर मैं इसका लिखूंगा मैग्नीट्यूड इस P का, तो वो मेरे पास जो आएगा वो आएगा मोड ऑफ P। मोड ऑफ P जो आएगा P वो कितना आएगा, Q इंटू 2A, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डाइपोल के अंदर एक चार्ज होता है माइनस Q, एक चार्ज आता है प्लस Q, और इस सिस्टम से मुझे एक पॉइंट पे, वो पॉइंट मैंने माना हुआ है C, मुझे इस C के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब डाइपोल में कुछ कुछ कॉमन चीजें होती है जो हम ध्यान रखते हैं। एक तो हम डाइपोल मान लिया और इस C पॉइंट के आसपास दो चार्ज हैं, एक माइनस Q और एक प्लस Q। तो इस C पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगी, एक माइनस Q की वजह से, एक प्लस Q की वजह से। दोनों का सम करेंगे और सोल्व कर लेंगे। जैसे ये माइनस Q चार्ज है, इस माइनस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी वो क्या होगी, टुवार्ड्स द चार्ज होगी। तो इसकी जो फील्ड आएगी, मान लो ये पॉइंट A और ये पॉइंट क्या हो गया B, तो EA जो आएगा वो आएगा लेफ्ट साइड में, ये EA है, ठीक है। और जो EB आएगा, जो इसी पे EB एग्जिस्ट करेगा प्लस चार्ज की वजह से, वो था अवे फ्रॉम दी चार्ज, तो वो एग्जिस्ट करेगा हमारे पास कहां पर, राइट साइड में। डिस्टेंस जो होती है डाइपोल के अंदर, डिस्टेंस हमेशा मेजर की जाती है सेंटर से। तो अगर ये डाइपोल का सेंटर है हमारे पास, तो हम इस डाइपोल से हम एक डिस्टेंस मान सकते हैं कहां तक, इस C तक। जो ये डिस्टेंस है हमारे पास, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं क्या, जनरली जो हम चूज करते हैं वो हम चूज करते हैं R, कि मैंने मान लिया जो ये डिस्टेंस मेरे पास आ रही है, ये डिस्टेंस कितनी मेरे पास आ रही है, R आ रही है। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया R, ये मिड पॉइंट से, ठीक है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है C पॉइंट तक की वो R है। और ये हम पढ़ चुके हैं, सेंटर से जो इतनी डिस्टेंस होती है पूरी 2A है, तो आधी कितनी हो गई A, और ये जो आधी है बाकी वो भी कितनी आ गई A। तो इस डायग्राम से अगर मैं लिखूं, ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। मुझे इस C पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने लिख दिया E1 E2 दो फील्ड हैं, ठीक है, कहाँ पे, C पे निकालनी है, एक चार्ज A से और एक चार्ज B से,
ठीक है। तो E1 जो है, E1 कौन सी फील्ड है, E1 फील्ड आ रही है ड्यू टू चार्ज एट ए। तो E1 का फॉर्मूला क्या आएगा, E1 का फॉर्मूला आएगा के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ए से सी तक की जो डिस्टेंस हमारे पास आ रही है वो गई ए सी स्क्वायर। अब ए सी कैसे निकालोगे, ए सी जो वैल्यू मेरे पास आएगी, इस ए सी को हम सिंपल लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी। ए ओ हमारे पास हो गया ए और वो हो गया हमारे पास आर। तो हम सिंपल इसको लिख सकते हैं के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस ए स्क्वायर। ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस यहाँ पे हम एरो भी यूज कर लेंगे। सिमिलरली जो हमारे पास आएगा E2, जो E2 की वैल्यू हमारे पास आएगी, E2 की वैल्यू आएगी के क्यू डिवाइड बाय, अब जो चार्ज है E2 प्लस क्यू चार्ज वो यहाँ पे है, तो हमें BC कैलकुलेट करना है। BC कैसे निकालोगे, BC हम निकाल सकते हैं O से लेके जो C तक की डिस्टेंस है उस OC में से OB माइनस कर दिया, तो OC है R माइनस ए। तो नीचे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी R माइनस ए स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक ही पॉइंट पे हमारे पास दो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो नेट फील्ड हमारे पास आती है, अगर मैं अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं या सिंपल लिखूं इन टर्म्स ऑफ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं विदाउट डायरेक्शन, तो नेट फील्ड कहाँ होगी, नेट फील्ड हमारे पास आएगी ज्यादा में से कम वाली माइनस कर देंगे, क्योंकि ऊपर E1 में E2 में देखोगे तो के क्यू और के क्यू जो है दोनों ऊपर तो फिक्स है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो चेंज है, एक में माइनस हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो बेसिक मैथ्स के हिसाब से अगर नीचे वैल्यू डिक्रीज करोगे, नीचे की वैल्यू कम आएगी, तो जो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 2/3 और 2/7 के अंदर 2/3 ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब एक में R प्लस ए है, एक में R माइनस ए है, तो इसका मतलब हो गया R माइनस ए जो है वो कंपेयर टू E1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है। तो E क्या होगा, नेट फील्ड हमारे पास E2 माइनस E1, और सोल्व करोगे इसको तो क्या आएगा, E2 में से जब E1 माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन R माइनस ए स्क्वायर और माइनस के क्यू डिवाइड बाय R प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स ही है, जो डेरिवेशन जो फिजिक्स थी, फिजिक्स सिर्फ ये एक लाइन की थी कि हमें यहाँ पे नेट फील्ड निकालनी थी, तो हमने ज्यादा में से कम वाली माइनस कर दी। अब ये भी जो है ऑब्वियस ही बात है, जो चार्ज पास होगा उसकी फील्ड स्ट्रांग होगी, जो चार्ज दूर होगा अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो उसकी फील्ड क्या होगी, वीक होगी। तो E की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, E नेट जो मेरे पास आ गया वो ये आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से के क्यू कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा ये वैल्यू, तो ये हमारे पास बचेगा E नेट आएगा के क्यू कॉमन लेने के बाद, पहले था 1/R माइनस ए स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या बच रहा है, फिर बचेगा हमारे पास माइनस 1/R प्लस ए स्क्वायर। अब ये तो जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तुम्हें मैथमेटिक्स सोल्व करनी आनी चाहिए। एलसीएम लोगे, ऊपर आएगा R प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा R माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A माइनस बी, A प्लस बी हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, और के क्यू इसको ओपन कर सकते हो, ये आएगा R स्क्वायर ए स्क्वायर 2AR, इसको ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 2AR और डिवाइड बाय हमारे पास आएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर। ऊपर सारी वैल्यू कैंसिल, R स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास बचेगा के क्यू और अंदर आएगा 2AR इज 4AR डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं हम कि यहाँ से 4AR के अंदर से हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया, तो आएगा हमारे पास K और Q, और इसको लिखा 2 इंटू 2AR डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिखा हमने, इसको हमें पता है जो P की वैल्यू आती है वो आती है Q इंटू 2A, तो आएगा K Q 2A को कंबाइन कर दिया और ये आएगा 2R डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर। Q इंटू 2A हमारे पास हो गया P, K P 2R डिवाइड बाय,
ये आ रहा है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब एक हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं यहाँ पे क्या, कि मान लो डाइपोल का जो साइज है वो छोटा सा है, डाइपोल जो है बहुत छोटा सा है, ये माइनस चार्ज है यहाँ पे और ये प्लस चार्ज है, लेकिन जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट इस डाइपोल से बहुत दूर लाई कर रहा है, वो मान लो यहाँ लाई कर रहा है। तो जो आर है, आर इस ए से या 2a से बहुत ज्यादा है, तो अगर 2a से बहुत ज्यादा होगा तो हम लिखते हैं कि व्हेन r इज मोर देन a। तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्मॉल वैल्यूज होती है इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमने क्या कर दिया, a को नेग्लेक्ट कर दिया। जब a नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बचेगा ये, तो e की वैल्यू हमारे पास आएगी, अब यहां से k p 2r डिवाइड बाय r 4, एक हाफ फिर कैंसिल होगा, ये तो हट गया, स्क्वायर स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो k और ये 2p बचेगा और नीचे आएगा r क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेशन आ गई e की, विच इज k 2p डिवाइड बाय r क्यूब। ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब इस पे डायरेक्शन पे ध्यान दोगे वापस, इस EA में और EB में, EA में और EB के अंदर बड़ी वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी E2, मतलब E2 लिख लो, ये EA जो था, या E1 लिख लो या E2 लिख लो, बात जो हमारे पास क्या होती है वो सेम रहती है। ठीक है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो E2 लिखो या E1 लिखो, बात सेम है। तो अब E2 जो है या EB जो है वो ज़्यादा है किससे, तो नेट फील्ड जो हमारे पास आएगी यहाँ पर, नेट फील्ड जो हमारे पास आएगी वो इस डायरेक्शन में आ रही है, ई नेट जो है वो इस डायरेक्शन में है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो P भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है, जो P है डाइपोल मोमेंट वी भी इस डायरेक्शन में, ई नेट भी सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E को, अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म के अंदर E जो आएगा वो आएगा हमारे पास k 2p वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, मोड r क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मोड r यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ से एक चीज दिख रही है, जो मैग्नीट्यूड है E, जो E का मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये चीज हमें ध्यान रखने वाली है कि पॉइंट चार्ज के लिए, जब पॉइंट चार्ज था तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आती है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, और डाइपोल के लिए जो आ रही है फील्ड, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r क्यूब। ये चीज पेपर के अंदर अब 1 मार्क से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए फील्ड जो है वो कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेशन थी जिसमें सिर्फ क्या निकाला है, दो चार्जेस थे और एक्सियल पॉइंट पे हमने जो है पार्ट निकाला। अब इसी को अगर मैं यहाँ मान लूंगा डाइपोल को, उस पॉइंट की जगह मैंने मान लिया कि डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, यहाँ माइनस क्यू था, यही प्लस क्यू है, और मुझे फील्ड जो है अब वो इधर निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है। मान लो सी पॉइंट जो है वो यहाँ पे ऐसी है। ठीक है, तो अब जो ये वाली डिस्टेंस है ये मतलब माइनस वाली स्ट्रॉन्ग हो गई और प्लस वाली क्या हो गई, वीक हो गई। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से जो है माइनस की पार्ट आ रहा है, तो ये सी पार्ट के लिए ये जो अट्रैक्ट कर रही है फील्ड माइनस को, ये वाली फील्ड ज्यादा है और ये वाली फील्ड क्या आ रही है, कम आ रही है। तो ये फील्ड ज्यादा आएगी, तो इस केस में डायरेक्शन क्या आएगी, तो इस केस में डायरेक्शन जो आ रही है वो भी सेम साइड आ रही है। तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस P में क्या डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसको सोचना आप तुम कि डायरेक्शन चेंज सेम आएगी या अपोजिट होगी, तो ये तुम इस पे सोचना। तो वैसे जब डेरिवेशन करनी होती है तो डेरिवेशन में हम जनरली जो पॉइंट है वो हम राइट साइड में ही एज्यूम करते हैं। तो ये एक डेरिवेशन है। ठीक है, तो पेपर में जब मार्किंग आती है इसकी, ये 2 नंबर में आती है, 2 नंबर में या कभी कभार 3 में वेरिएशन करते रहते हैं। तो मैं अगर इसको मार्किंग करूं इसकी डेरिवेशन की, तो हाफ नंबर जो है वो है हमारा इसको ड्राइव करने का, मतलब डायग्राम बनाने का। ठीक है, हाफ नंबर होगा इसका 1, मतलब हाफ ये और हाफ ये, कितना हो गया 1.5, हाफ ये हो गया 2। ठीक है, और आधा आधा नंबर फिर हमारे पास किसका हो जाएगा, हाफ नंबर हमारे पास हो जाएगा इस रिलेशन पे पहुंचने का, और एक आधा नंबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे रिलेशन पे पहुंचने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है, जो बाकी जो बीच के स्टेप्स होते हैं डेरिवेशंस के अंदर, इनको जैसे ये स्टेप था, इस स्टेप के बाद मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकता हूँ, तो ये या ये स्टेप लिख सकता हूँ। इतना सोल्व करने के इतने खास नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं, इसके पार्ट कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। सेम ऐसे जैसे फर्स्ट डेरिवेशन थी, सेकंड हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल जो पॉइंट होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज,
तो माइनस क्यू चार्ज, अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो एक डिस्टेंस हमारे पास आएगी ये, एक डिस्टेंस हमारे पास आएगी ये डिस्टेंस मैंने वैसे पहले से बना रखी है क्योंकि इससे स्टेटमेंट बनाना बड़ा मुश्किल सा रहता है। और मानोगे क्या, वही सेम एक हमने डाइपोल माना, एक फील्ड आएगी E1 माइनस की वजह से, एक फील्ड आएगी E2 प्लस की वजह से। तो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें ध्यान हो, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें जब हमने फोर्स के क्वेश्चंस किए थे वहां भी मैं तुम्हें ये ब्रेक करना जो है वो सिखाया था। तो ये सेम चीज है, कुछ नई चीज नहीं है इसके अंदर। तो डाइपोल मान लिया जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है P, और E1 और E2 हमारे पास फील्ड क्या आ रही है C पे। C यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, C पॉइंट ये है। इस C पे हमें फील्ड निकालनी है कहाँ से, इस माइनस क्यू चार्ज से और इस प्लस क्यू चार्ज से। जब इस माइनस चार्ज से और प्लस चार्ज से फील्ड निकालोगे तो हमें कहाँ पे निकालनी है फील्ड, इस C पे निकालनी है। एक E1 है और एक E2। ये पॉइंट क्या मान लिया, ये पॉइंट हमने मान लिया O, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई R। OC जो है वो क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, OC जो है वो R हो गया, और ये पॉइंट जो है वो पॉइंट हो गया A, और ये पॉइंट क्या हो गया B, और C पे हमें फील्ड निकालनी है। जब C पे फील्ड निकालनी है तो अभी सोच के देखो, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की जो फील्ड होती है वो क्या होती है, टुवार्ड्स द चार्ज होती है। तो इसकी फील्ड जो आएगी हमारे पास वो आएगी इस तरफ, माइनस चार्ज, ये E1 है। और जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज की जो फील्ड आएगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास कहाँ पे, ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। तो प्लस चार्ज की फील्ड को हम ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। ये जो फील्ड हमारे पास आएगी ये आएगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये आएगी इधर। इसको मोटा कर लेते हैं समझने के लिए, तो ताकि हम इसको समझ सकें। तो ये जो है मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास आ गया E2, ठीक है। तो एक E1 आ गया और एक हमारे पास आ गया E2, ठीक है। तो जब हमारे पास E2 आ गया, ये E2, इस E1 E2 की वैल्यू क्या होगी, अगर पूरा 2A है तो ये हाफ कितना हो गया, ये भी A है और ये भी A है। तो E1 जो है, E1 है ड्यू टू चार्ज एट A, वो माइनस का है, तो आएगा KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर। अब डायग्राम से क्लियर है, ये R है और ये A है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा √R² प्लस A²। तो नीचे क्या आएगा, R² प्लस A² और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास KQ डिवाइड बाय R² प्लस A²। ये आ गया हमारे पास E1। ये मेरे पास आ गई वैल्यू, E1 की वैल्यू आ गई मेरे पास। सिमिलरली जो E2 आएगा KQ डिवाइड बाय सेम R² प्लस A²। सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और ये जो डिस्टेंस आएगी वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, दोनों डिस्टेंस सेम है। अब यहां से एक चीज क्लियर है, ये अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता, अगर मैं इसको लिखता कि E1, तो E1 की डायरेक्शन क्या होती, E1 डायरेक्शन थी CA के अलोंग, ठीक है। और जो E2 है इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या आ रही है, BC के अलोंग आ रही है। तो एक चीज यहां से मुझे क्लियर दिख रही है कि जो मैग्नीट्यूड है E1 का और E2 का, वो दोनों क्या है, बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, E1 का और E2 का, तो उस केस में इजी जो रहता है वो रहता है इसको कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर दिया। तो मैंने इस E1 को E2 को जब ब्रेक करूंगा या रिजोल्व करूंगा कंपोनेंट के अंदर, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा मान लो इस तरफ। E1 का एक कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा इस तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। सिमेट्रिक है तो एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो E1 के लिए वैल्यू आएगी E1 cos थीटा, ये तो अब बच्चे कर ही लेंगे इतना तो। और नीचे जो ये वैल्यू मेरे पास आएगी, ये आएगी मेरे पास E1 sin थीटा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास E1 sin थीटा। सेम ऐसे ही जो E2 है, E2 का जो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारे पास E2 sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, E2 cos थीटा। तो लिख लो यहाँ पे इसको कि रिजोल्व E1
एंड E2 इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। और क्या हो रहा है, साइन कंपोनेंट्स, साइन कंपोनेंट्स क्या हो गए, कैंसिल आउट, साइन कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल आउट ईच अदर, और जो ई नेट हमारे पास बचेगा, ई नेट है ना, ये दोनों जो है ये दोनों कट गए, ये दोनों आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो इनका सम होगा, तो क्या आएगा, ई नेट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों की वैल्यू बराबर है E1 E2 की, तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, तो आएगा 2E1 cos थीटा, ये हमारे पास आ गया ई नेट। और बस अब वैल्यू पुट कर दो, तो आएगा 2E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, E1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा जो है हम इस डायग्राम से निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से देखोगे तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा कितना आएगा, A डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये लोग ने यहाँ पुट कर दी, तो आएगा A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो आएगा K Q 2A कंबाइन कर दिया, 2A नीचे क्या आएगा, ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो रूट मतलब हाफ पावर, तो क्या बच जाएगा, ये R स्क्वायर और A स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 3/2, ये मेरे पास आ गया ई नेट, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन जो आ रही है वो आ रही है इस तरफ, मतलब B से A के लॉन्ग आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो डायरेक्शन के लिए हम BA कैप लगा सकते हैं, डायरेक्शन क्या है, इस यूनिट वेक्टर के लॉन्ग है B से A की तरफ, तो ये ई नेट आ गया। फिर से वही कर सकते हैं कि व्हेन R इज लेस देन A, सॉरी व्हेन R इज मोर देन A, तो उस केस में A क्या कर दिया, A नेगलेक्ट A कर दिया, ठीक है, तो A को जब नेगलेक्ट करोगे तो क्या बचेगा, ई नेट हमारे पास, ई नेट फिर से हमारे पास बचेगा K Q इंटू 2A, तो ऑलरेडी P हो चुका है, ये A हट गया, तो आएगा R स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 3/2, तो ई नेट जो हमारे पास आ गया, अब वो हमारे पास आ गया K P डिवाइड बाय R क्यूब, ठीक है, तो ये आ रहा है E हमारे पास कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब डायरेक्शन देखोगे यहाँ पे, तो डायरेक्शन की फॉर्म में ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट P तो इस तरफ आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट आ रही है, तो वेक्टर फॉर्म में जब डिफाइन करोगे इस चीज को, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं, जो ई नेट हमारे पास आ रहा है, ई की फॉर्म जो आ रही है, ई इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ई क्या आ रहा है, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे जो आर है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, इसलिए वेक्टर लगाओ या ना लगाओ दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया। फिर से ई जो है प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर क्यूब। ये क्वेश्चन है वो पेपर में आया था 1 मार्क्स के अंदर, कि हमें क्या निकालना था, हमें सिर्फ निकालना था क्या, कि ई एक्सियल डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल, इन दोनों का रेशियो निकालना है, बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। तो एक्सियल की वैल्यू का तुम्हें याद हो अभी, तो एक्सियल कितना था, एक्सियल हमारे पास था कितना, K 2P बाय R क्यूब, जो एक्सियल की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, K 2P बाय R क्यूब, ये आ रहा है K 2P बाय R क्यूब, और ये कितना आ रहा है, K P बाय R क्यूब, तो दोनों को कट करोगे तो क्या बचेगा, ये सिंपल 2:1, तो एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल अगर उनके डिस्टेंस सेम है तो रेशियो कितना आता है, उनका रेशियो आता है 2/1। तो आप ये डेरिवेशन देखो एक बार, फिर हम जो है आगे जो है एक छोटा सा एनिमेटेड बना रखा है समझाने के लिए, थोड़ा सा मोशन की फॉर्म के अंदर बेसिक समझाने के लिए, कि ये जो दो हमने डेरिवेशन की हैं अभी वो है एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब अगले जो हमें दो करनी है वो करनी है हमें टॉर्क निकालना है हमें डाइपोल के लिए, और निकालना है वर्क डन। तो पहले जो है इसके बाद वो वीडियो देखो, फिर हम जो है वो डेरिवेशंस करेंगे दोनों। मान लो मैंने एक डाइपोल माना, ठीक है, और डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जो ये जो माइनस जो चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड वाले पार्ट से, और
पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक वाले पार्ट से। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट नहीं है कि ये पॉजिटिव मानेंगे और ये जो पार्ट है वो नेगेटिव मानेंगे। तो जब एक डाइपोल को हम प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और मान लो समहाउ मैंने इस डाइपोल को किसी एंगल से रोटेट कर दिया, जब डाइपोल किसी एंगल से रोटेट होगा तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल पे, चाहे वो पॉजिटिव है और चाहे वो नेगेटिव है, दोनों पे फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड होती है कहाँ पे, नेगेटिव पे। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट होगा कहाँ पर, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिस पे फोर्स कितना लगेगा, QE। ये डेफिनेशन हमने देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा प्लस वाले पार्ट की तरफ। तो दोनों चार्ज पार्टिकल पे जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्लस वाले चार्ज पे लग रहा है राइट साइड में, नेगेटिव पे लग रहा है लेफ्ट साइड में। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से और इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उस पर जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी ये आ रही है, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट आ रही है, क्योंकि इन दोनों पे अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा, और उस टॉर्क की वजह से डाइपोल में क्या होंगे, रोटेशनल इफेक्ट आएंगे। और डाइपोल क्या करेगा, अगर मान लो इस कंडीशन में था इनिशियली, तो डाइपोल अपने आप को इन दो फोर्सेस की वजह से कोशिश करेगा कहाँ पे, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये जो मोशन इसका डाइपोल का हुआ है ये अपने आप नेचुरल हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं बोलूं क्वेश्चन के अंदर, क्या ये डाइपोल वापस उसी पोजीशन में जा सकता है, तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा नो। डाइपोल वो अपने आप उस पोजीशन के अंदर नहीं जा सकता, उसके लिए वापस वहीं पे जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमें टॉर्क के लिए ये निकालना है कि अगर एक रैंडमली एंगल पे लाइन है तो उस पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा। दूसरा हमें ये भी निकालना है, तो दो डेरिवेशंस हैं। दूसरा हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर डाइपोल मान लो इनिशियली एक एंगल पे था, मान लो ये उसका फर्स्ट एंगल है और इस एंगल पे डाइपोल अलाइन था, और मैं इसको किसी और डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता हूँ, या ये खुद रोटेट होता है किसी और डायरेक्शन के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज जो है अभी अपने आप होगा। तो जब ये इसको रोटेट करोगे एक एंगल से दूसरे एंगल पे, मान लो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ, तो ये अपने आप तो मूव होगा नहीं, उसको मुझे मूव कराना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको मूव कराना पड़ेगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर, तो मुझे ये दो डेरिवेशन जो हैं वो करनी है, और दोनों ही डेरिवेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोनों डेरिवेशन करते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हमें करना क्या है। तो डेरिवेशन तो आसान सी है, इसकी डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। जो पीछे का लॉजिक था वो मैंने जो छोटा सा बनाया था वीडियो, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगली दो डेरिवेशन का, टॉर्क का और वर्क डन का। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखा है 2-3 मिनट के अंदर तुम्हें 2-3 चीज़ क्लियर होंगी। एक तो अगर ये माइनस चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज। प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टार्ट करती है पॉजिटिव से और एंड होती है कहाँ पर, माइनस पे एंड होती है। तो इसका मतलब हो गया प्लस वाले पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा राइट डायरेक्शन में QE, और लेफ्ट वाले पे फोर्स लगेगा कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, ये भी कितना लगेगा QE, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म फील्ड मानी है। ठीक है, तो इन दो फोर्सेस की वजह से हम इसको लिख भी सकते हैं। हमने एक क्या माना है, हमने माना है कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, मोड जो है इसका, मोड P का वो कितना आ रहा है, Q इंटू 2A। ठीक है, और हमें इस पे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन प्लस Q। फोर्स ऑन प्लस Q कितना आ रहा है, QE। ये कहाँ पे आ रहा है, राइट डायरेक्शन में। कहाँ पे आ रहा है, ये राइट डायरेक्शन में आ रहा है। और फोर्स ऑन माइनस Q कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है QE। ये कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं एज फोर्स ऑन बोथ चार्ज आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों पे फोर्स क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस पे जो नेट फोर्स आएगा
नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक फोर्स राइट में एक फोर्स लेफ्ट में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बट क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अलग अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग है, तो इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से उस पर क्या लगता है, टॉर्क अप्लाई होता है। तो हमें अब क्या निकालना है, सिर्फ टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो टॉर्क का हम 11th क्लास से जो है पढ़ा था उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। तो टॉर्क का जो हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास आता है टॉर्क का, वो हम लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब दो अभी दिखाया था कि ये दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हमारे पास हो गया बी, इस पे मैंने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर एक, ये हो गया सी। तो ये जो है मेरे पास बी सी, ये है मेरे पास क्या, एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये एंगल अगर थीटा है और डाइपोल का तो साइज होता है, हमें पता है कितना होता है, वो 2a होता है, 2a मान के चलते हैं हमेशा। तो 2a के लिए थीटा के सामने वाला जो हो रहा है, मतलब ध्यान दोगे बेसिक मैथमेटिक्स, ये भी ये थीटा है, ये 2a है, तो जो बेस होता है वो कोस आता है कंपोनेंट, ये कितना आता है, साइन आता है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, ये a, ये b, ये c, तो साइन थीटा जो आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास BC डिवाइड बाई AC, और BC कितना आएगा, AC हो गया 2a साइन थीटा। तो सिंपल टॉर्क का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा टाउ, वो आएगा फोर्स, कोई भी फोर्स ऑन ईदर चार्ज, चाहे ये फोर्स मान लो या ये फोर्स मान लो, दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, QE, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है B से C तक की, वो कितनी हमारे पास आ रही है, 2a साइन थीटा। यहाँ पे E को अलग रख के Q इंटू 2a कंबाइन कर दिया, और ये आएगा साइन थीटा, Q इंटू 2a जो है वो हो गया P, तो ये हो गया E P साइन थीटा। ये टॉर्क, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको हम लिखते हैं P क्रॉस E। वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया, ये P क्रॉस E। इस P क्रॉस E के हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं इसके लिए P क्रॉस E की, कि अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है, और 180 डिग्री है, दोनों 0 या 180, तो साइन 0 हो या साइन 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो टॉर्क की जो वैल्यू थी PE साइन थीटा, इस केस के अंदर वो कितनी आएगी, 0। ठीक है, और फोर्स तो 0 होता ही है, और जब थीटा लोगे 90 डिग्री तो साइन 90 आता है 1, और यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी P इंटू E। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है टॉर्क की। तो ये दो केस पेपर के अंदर भी पूछ लेते हैं कि टॉर्क निकालना में मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क कितना होगा। ठीक है, तो एक डेरिवेशन ये होगी छोटी सी, ये तो बहुत बार पेपर में आई है टॉर्क वाली तो। ठीक है, 2 नंबर में भी आ रखी है। 2 नंबर के अंदर क्या होता है, हाफ मार्क्स हो गया डायग्राम का, हाफ मार्क्स हो गया ये QE लिखने का, और हाफ मार्क्स हो गया फॉर्मूला लिखने का। ठीक है, कि फॉर्मूला ये होता है, और आधा नंबर हो गया रिलेशन पे पहुंचने का। ठीक है, तो 2 नंबर में अगर आता है तो हम इतना जो है ये सब लिखने का, हम इसको हम स्किप कर सकते हैं। 3 नंबर में आएगा तो हम उसके हिसाब से जो वेरिएशन हो जाता है, लेकिन 2 में आएगा तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाओ, ये लिखो QE फोर्स होता है। जो ये लिखा हुआ ना नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स शो करना 0, ये तब करते हैं जब क्वेश्चन में पूछा हो, हमें हमेशा करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है टॉर्क निकालना है तो हमें ये नहीं निकालना कि नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, जरूरी नहीं कि नेट फोर्स 0 होगा तभी टॉर्क लगेगा। ये तो सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए नेट फोर्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो उस पर फिर फोर्स की वैल्यू भी आती और टॉर्क की वैल्यू भी आती। तो ये थर्ड डेरिवेशन है हमारे पास टॉर्क वाली। ठीक है, और लास्ट डेरिवेशन है आज के लिए, वो है वर्क डन की, कि हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है एक डाइपोल के ऊपर। तो मैंने ये तुम्हें अभी दिखाया था वीडियो डाइपोल वाला भी, कि अगर हम डाइपोल को प्लेस करते हैं ऐसे रैंडमली एंगल पे, तो इसकी जो टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी, वो इधर नीचे आने की टेंडेंसी है, ऊपर जाने की नहीं है। तो अगर मुझे डाइपोल पे वर्क डन निकालना है कि डाइपोल को मैं एक एंगल से
दूसरे एंगल पे डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो वो मैं तब निकालूंगी जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करूं। क्लॉकवाइज तो अपने ऊपर आएगा, मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और जब इधर हो रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर वर्क डन कर दिया इसको वापस लाने के अंदर। ठीक है, तो उस पर वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के तो वैसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अगर तुमने याद हो तो वर्क डन का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट डी एक्स। वर्क डन का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो है एफ डॉट डीएक्स, लेकिन अलग अलग सिस्टम के हिसाब से वर्क डन के फॉर्मूले जो हैं वो बदल जाते हैं। तो एफ डॉट डीएक्स के अलावा एक हमने फॉर्मूला पीडीवी भी पढ़ा हुआ है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए था, ये था थर्मोडायनामिक्स के अंदर। एक हमने फॉर्मूला और पढ़ा हुआ वर्क डन का, टॉर्क इनटू डी थीटा। रोटेशनल मोशन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। तो ये भी 2 मार्क्स में डेरिवेशन आ जाती है, तो उसमें लिख लोगे फिर से कि एक हमने कंसिडर किया एक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे प्लेस किया इसको हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कितने एंगल पे, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। तो ये जो एंगल है हमारे पास कितना एंगल है, ये थीटा एंगल पे इसको प्लेस कर दिया, और वर्क डन निकालना है इसको एक एंगल से दूसरे एंगल पे। तो लिख लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग या रोटेटिंग डाल देते हैं, ठीक है, इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय डी थीटा अमाउंट। डी थीटा रोटेट में कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन हमारे पास टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डी थीटा, और टॉर्क कितना हमारे पास आ रहा है, टॉर्क की वैल्यू जो है हमने पिछले डायरेक्शन में लिखी है, टॉर्क हमारे पास कितना आता है, पीई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। ये है हमारे पास वर्क डन के बाद एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन। और अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है कि मैं उसको एक एंगल से दूसरे एंगल पर लेके जा रहा हूं, तो टोटल वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। और जो मैं दिखाया था उस वीडियो में कि हम एक एंगल से दूसरे एंगल पे जाते हैं, तो मैंने मान लिया इनिशियल एंगल है थीटा 1 और फाइनल एंगल कितना है थीटा 2। वो यूनिफॉर्म फील्ड है, पी भी फिक्स है, ई भी फिक्स है, तो पी और ई बाहर आ गए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आता है वो कितना आता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये आएगा पीई ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस बाहर माइनस पीई, और जब पहले पुट करोगे अपर लिमिट तो कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। तो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इसके अंदर हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, वो आता है हमारे पास स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है उसको भी मैंने वीडियो की फॉर्म में एक्सप्लेन किया, तो वो 2 मिनट का वीडियो है, और वो देखो, और फिर आज की क्लास जो हम खत्म करते हैं। एज्यूम करो कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। क्या पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर मैं डाइपोल को बाय स्मॉल एंगल रोटेट करता हूँ, मैंने डाइपोल को बाय स्मॉल एंगल रोटेट किया, तो डाइपोल को स्मॉल एंगल रोटेट करने पे क्या होगा, प्लस वाले पे फोर्स लगेगा, कहाँ पे, माइनस चार्ज की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से करती है, प्लस से माइनस की तरफ मूव करती है, और माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दो फोर्सेस के लगने की वजह से, क्योंकि इन दोनों की वही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है, तो उससे क्या होगा, इनके पास फोर्स अप्लाई होगा, और नेट फोर्स तो खैर 0 है, बट जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग है, तो जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क की वजह से डाइपोल पे क्या होगा, जो रोटेशनल इफेक्ट होंगे उससे डाइपोल वहीं वापस सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर डाइपोल जहां जैसे पहले था अगर वापस सेम पोजीशन के अंदर आ जाता है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जो नेट फोर्स है वो 0 आ रहा है, क्योंकि
फोर्स अपोजिट भी है और बराबर भी है, और क्योंकि पैरेलल अलाइन है, थीटा हो गया 0, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, तो वहां से जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस कंडीशन में फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, और जो डाइपोल मोमेंट है P और E दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये हमारे पास कंडीशन आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। केस 2, तो केस 2 के अंदर क्या है, अब जो डाइपोल की पोजीशन है वो हमारे पास क्या आ रही है, अपोजिट आ गई। अब जो माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज आ गया राइट साइड में, पॉजिटिव चार्ज आ गया लेफ्ट साइड में। तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो हमने अब पहले वाले केस से इंटरचेंज कर दी। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है माइनस से प्लस, तो माइनस ये है प्लस ये है, तो क्या हो गया, अपोजिट आ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आ रही है वो कहाँ आ रही है, सेम एरो से, वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो अब इस केस में हमने डाइपोल को बाय स्मॉल एंगल रोटेट कर दिया। जब डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट करोगे तो अब जो इनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होंगे, माइनस वाले पे फोर्स लगेगा प्लस की तरफ, प्लस पे फोर्स लगेगा माइनस की तरफ। तो इन दो फोर्सेस की वजह से, ठीक है, और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो भी अलग अलग है। एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और इस चार्ज की लाइन ऑफ एक्शन फोर्स नीचे की तरफ आएगी। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ये जो डाइपोल को क्या होगी, पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगी। जब डाइपोल पूरा का पूरा घूमेगा तो डाइपोल क्या हो गया, जहां से हमने स्टार्ट किया था डाइपोल की पोजीशन नहीं है। हमने जब स्टार्ट किया तो डाइपोल में जो माइनस का चार्ज था वो इधर था और प्लस का चार्ज जो था वो इधर था। तो डाइपोल क्या हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। जब डाइपोल की ओरिएंटेशन पूरी की पूरी बदल जाती है तो उसको हम डिफाइन करते हैं क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब डाइपोल की ओरिएंटेशन सेम रहती है तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन के अंदर भी वैसे फोर्स अपोजिट है, तो फोर्स अपोजिट है तो नेट फोर्स यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ पे ओरिएंटेशन में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, तब भी जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसको डिफाइन करते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पार्ट जो 1 1 मार्क्स के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर पेपर के अंदर पूछ लेते हैं।